हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज आपके आगामी बीपीएससी परीक्षा और साथ ही आरओ जीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आपको चाहे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स देना हो, बीपीएससी देना हो या फिर आरओ प्रीलिम्स देना है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर सॉल्व करिए। तो ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। और आप लोग 27 अक्टूबर को मान कर ही अभी तैयारी करिए। कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। एक बार इनसाइडर लोग बहुत तेज़ी से चिल्लाएँ कि पेपर नहीं होगा, उसके बाद से एकदम सब शांत हो चुके हैं। तो जब तक आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप लोग 27 अक्टूबर को ही मान के पेपर का प्रिपरेशन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। इसके पहले वाले पार्ट में, यानी कि ये टेस्ट संख्या 2 है, इसके पहले पार्ट में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 80 तक सॉल्व किया है। आज हम 80 से लेकर के 150 तक सॉल्व करेंगे और ये साइंस का टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 81 से हमको स्टार्ट करना है। प्रश्न संख्या 81 है कि एलिस मुनरो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को वर्ष 2013 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो एलिस मुनरो जो हैं, इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो एलिस मुनरो एक कनाडाई लघु कथाकार थी जिन्होंने वर्ष 2013 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उनके काम की विशेषता सरल गद्य के माध्यम से मानवीय जटिलताओं की खोज है, जो अक्सर दक्षिणी पश्चिमी ओंटारियो में उनके मूल ह्यूरन काउंटी में स्थापित होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एलिस मुनरो को 2013 में जो नोबेल पुरस्कार दिया था वह साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्रकारिता के लिए पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है। द वाशिंगटन पोस्ट, द गार्जियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, द न्यूयॉर्क टाइम्स को पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 से नवाजा गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की रेड लिस्ट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि आईयूसीएन के द्वारा, या फिर वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ के द्वारा, या फिर विश्व प्रकृति संगठन डब्ल्यूएनओ के द्वारा। तो यहाँ पे मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की रेड लिस्ट जो है वह किस, यह नामक रिपोर्ट जो है यह किस संस्था द्वारा या संगठन द्वारा जारी की जाती है। तो यह जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा, आईयूसीएन द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये जो जारी की गई ये 22 मई को जारी की गई। 22 मई को चूँकि जैव विविधता दिवस मनाया जाता है तो इस दिन आईयूसीएन ने मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की रेड लिस्ट रिपोर्ट जारी की। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल है। रामचरितमानस, पंचतंत्र, भगवद गीता या फिर महाभारत। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा रामचरितमानस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर, रामचरितमानस है और पंचतंत्र है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1 एवं 2 इसमें शामिल किया गया है। और एक और जो यहाँ पे रामचरितमानस, पंचतंत्र और एक और है सहृदय लोकाड़, इसको भी इसमें शामिल किया गया है, रामचरितमानस और पंचतंत्र और सहृदय लोकाड़ को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में यही 2 दिया गया है, सहृदय लोकाड़ नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी इसको भी जानते रहिएगा कि यहाँ पे 3 को शामिल किया गया है। किसमें? तो एशिया पैसिफिक यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्टर में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सुहृदय लोकाड़ को शामिल किया गया है। क्योंकि प्रश्न में यहाँ पे ऑप्शन में 1 और 2 ही दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से फलीदार पौधे राइजोबियम के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं। सेसबेनिया, अल्फाल्फा, कमल या फिर मटर। तो यहाँ पे कौन कौन इसमें ऐसे दिए गए हैं जो कि राइजोबियम पौधों के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे सभी रखते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मिट्टी से पौधों की जड़ों में पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। विसरण, उत्क्रमण, विसरण, परासरण या फिर
उत्क्रम परासरण। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। परासरण जो है इस प्रक्रिया द्वारा मिट्टी से पौधों की जड़ों में पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। परासरण की प्रक्रिया से में विलायक कणों समानता जल को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के ऊपर एक तनु विलयन से एक सांद्रित विलयन में प्रवाहित किया जाता है। जब तक झिल्ली के दोनों तरफ सांद्रता समान नहीं हो जाती तब तक सांद्रित घोल को विलायक द्वारा तनु किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो रेनिटिडिन यह क्या है? तो रेनिटिडिन जो है यह एक एंटासिड है। तो ए का जो हो जाएगा पहला हो जाएगा एप्रोनाइजिड। एप्रोनाइजिड जो है यह क्या है? तो एप्रोनाइजिड जो है यह एंटी डिप्रेसेंट है, यानी कि यह डिप्रेशन को दूर करती है। तो एप्रोनाइजिड जो है यह एंटी डिप्रेसेंट है। और एस्पिरिन, तो एस्पिरिन जो है यह एक पैरासीटामोल है जो कि गैर मादक दर्दनाशक दवाओं की श्रेणी में आता है। पेनिसिलिन क्या है? तो यह पेनिसिलिन जो है यह एक एंटीबायोटिक है। और एस्पिरिन जो है यह एनाल्जेसिक है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 1 4 3 2। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त सार्वभौमिक दाता है? तो इनमें से कौन सा रक्त जो है यह सार्वभौमिक दाता है? O+, O-, AB+ या फिर AB-। सर्वदाता कौन सा है? तो सर्वदाता, ये प्लस देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है O- ये होगा, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है यह RH फैक्टर के बारे में है। जिस ब्लड में अगर किसी भी इंसान में ब्लीडिंग हो रही है और उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो अगर आप चेक करने के कंडीशन में नहीं है, डॉक्टर की इतना टाइम नहीं है उनके पास कि वो चेक कर सके, तो उसे O- जो ब्लड है वो दिया जा सकता है बिना चेकअप के, यानी कि वो जो है वह सर्वदाता है। और साथ ही इसमें माइनस है, तो माइनस के कंडीशन में ये जो RH फैक्टर है ये यहाँ पे माइनस है, तो अगर O- ब्लड दिया जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कौन सा रक्त सार्वभौमिक दाता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तंबाकू मोजेक रोग, चावल का अंगमारी रोग, गेहूं का टुंड्रू रोग या फिर गेहूं का किट रोग। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। गेहूं का जो किट रोग है वह कवक के कारण होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गेहूं का किट रोग एक कवक के कारण होने वाला रोग है। किट रोग पौधे की पत्तियों और तनों पर जंग लगे रंग के धब्बों के रूप में प्रकट होते हैं। वे जल्दी पत्ते गिरने, पौधे की शक्ति कम होने और फसल की पैदावार कम होने का कारण बन सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सिंड्रोम तब होता है जब 21वें गुणसूत्र की एक अतिरिक्त प्रति होती है? कौन सा सिंड्रोम इसमें से होता है? तो यह हो जाता है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक स्थिति है जहाँ लोग एक अतिरिक्त गुणसूत्र के साथ उत्पन्न होता है। अधिकांश लोगों के शरीर में प्रत्येक कोशिका में 23 युग्म गुणसूत्र यानी कि कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के पास गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति होती है, जिसका अर्थ है कि उनकी कोशिकाओं में 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र होते हैं। तो इनमें जो है 47 गुणसूत्र होते हैं, इस वजह से ये डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रांसक्रिप्शन शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डीएनए से आरएनए प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया, आरएनए को प्रोटीन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, एक आरएनए गुण को दूसरे आरएनए गुण की प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया या फिर आरएनए कूट के डीएनए को संश्लेषित करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है कि डीएनए से आरएनए प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया जो है यह ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है यह जीन अभिव्यक्ति के प्रथम चरण को संदर्भित करता है, जहाँ डीएनए कूट से एक आरएनए पॉलीमर बनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ एंजाइम दिया हुआ है, दूसरी तरफ ये किस अंग से स्रावित होती हैं वो अंग दिया गया है। तो यहाँ पे
एमाइलेज, तो एमाइलेज जो है इसका श्रावण कहाँ से होता है? तो एमाइलेज जो है इसका श्रावण होता है लार ग्रंथियों में ये पाया जाता है एमाइलेज। पेप्सिन जो है यह आपके अमाशय से स्रावित होता है यानी कि निकलता है। और पित्तरस जो है, पित्तरस हो जाएगा आपका पित्ताशय। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पित्तरस जो होता है इसको बाइल जूस इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन ये आपके पित्ताशय से निकलता नहीं है, निकलता यकृत से है, बट स्टोर जो होता है पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर में होता है। तो ऑप्शन मतलब पित्तरस का हो जाएगा पित्ताशय और ट्रिप्सिन का हो जाएगा अग्न्याशय। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3, 2, 1, 4। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंचाई की ब्लॉक प्रणाली किसके द्वारा तैयार की गई एक योजना है? सीवी रमन, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, विक्रम साराभाई, सत्येंद्र नाथ बोस। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के द्वारा सिंचाई की ब्लॉक प्रणाली तैयार की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों में से एक के रूप में जाना जाता है। विश्वेश्वरैया द्वारा तैयार की गई सिंचाई की ब्लॉक प्रणाली एक बड़ी उपलब्धि थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इन्हीं के जन्मदिवस पर यानी कि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस पर 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा का उदाहरण है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक प्रक्रियाएं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को निरंतर नवीनीकृत करती रहती हैं। ये आसानी से समाप्त नहीं हो सकते, लगातार उत्पन्न किए जा सकते हैं, इसीलिए इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि। इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और परंपरागत यानी कि अनवीनीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत होते हैं वह सीमित मात्रा में मौजूद हैं, प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन हैं और दीर्घकाल तक उपयोग किए जाते हैं। ये जो इनके उदाहरण हैं ये है कोयला, पेट्रोलियम आदि। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो हैं यह हो जाएगा यहाँ पे पवन ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकृति में प्रतिचुंबकीय है? जल, क्राउन ग्लास, ऑक्सीजन, मैग्नीज। तो यहाँ पे कौन सा प्रकृति में प्रतिचुंबकीय है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जल जो है या प्रतिचुंबकीय है। तो वे पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, जैसे बिस्मथ, एंटीमनी, कापर, सोना, क्वार्ट्ज, पारा, जल, एल्कोहल एवं हाइड्रोजन आदि। और अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? तो ये पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, मैग्नीज, कापर, सल्फेट, क्राउन ग्लास और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पीयूष ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन को नियंत्रित करता है? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लिंगेटा या फिर सेरेब्रम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है यह थैलेमस के आधार पर स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने की इच्छा को नियंत्रित करते हैं। इसमें न्यूरोसेक्रेटरी कोशिकाओं के कई समूह भी शामिल हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन नामक हार्मोन को स्रावित करते हैं। मस्तिष्क के अन्य क्षेत्र से आने वाले संकेतों के प्रत्युत्तर में हाइपोथैलेमस हार्मोन स्रावित करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कारण क्या है कि यकृत पित्त रस का स्राव करता है जो पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। अभी हमने ऊपर आपको ये बताया कि यकृत जो है वह पित्त से निकलता है और इकट्ठा कहाँ होता है, तो या पित्त जो है, पित्तरस जो है या यकृत से निकलता है और ये कहाँ इकट्ठा होता है, तो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। वही यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन कारण दोनों सही है बट व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की एकमात्र ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है? थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर अग्न्याशय। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। अग्न्याशय जो है यह अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अग्न्याशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली जो है वह यकृत है, दूसरे नंबर पर अग्न्याशय आती है। अग्न्याशय के दो मुख्य कार्य हैं, एक बहिस्रावी कार्य जो पाचन में मदद करता है और
अंतःस्रावी कार्य जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, यानी कि इंसुलिन अग्न्याशय से ही निकलता है जो कि ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धमनियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, धमनियां हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती हैं। दूसरा है, फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर सभी धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। अब यहाँ पे सही कथन का चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही कथन है, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे ऊपर जो दिए हैं बिल्कुल सही है। धमनियां जो होती हैं या हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती हैं, और फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी जो है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं होता है। और सिराएं जो होती हैं यह शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त जो है वह हृदय तक ले जाती हैं। फुफ्फुसीय सिरा जो को छोड़कर सभी सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए। तो यहाँ पे विटामिन को जो है जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है। जल में घुलनशील सिर्फ 2 विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। बाकी के जो विटामिन है यानी कि विटामिन ए, डी, ई और के, ये सब जो हैं ये सब वसा में घुलनशील हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है जल में घुलनशील विटामिन के बारे में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारण प्रोटोजोआ होता है। डायरिया, कालाजार, मलेरिया, गोनोरिया। इसका कारण इसमें से प्रोटोजोआ होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। डायरिया, कालाजार और मलेरिया, ये तीनों का जो कारण है यह प्रोटोजोआ है। जबकि गोनोरिया जो है यह बैक्टीरिया के कारण होता है। गोनोरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिडाल परीक्षण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस रोग का निदान किया जाता है। बिडाल परीक्षण का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस रोग का निदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड बुखार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिडाल परीक्षण एक सेरोलॉजी रक्त परीक्षण है जो शरीर में टाइफाइड या आंत्र बुखार की जांच करने में मदद करता है। यह परीक्षण पहली बार वर्ष 1896 में जॉर्जेस फर्डिनेंड बिडाल द्वारा आयोजित किया गया था और उनके नाम पर इसका नाम जो है बिडाल टेस्ट रख दिया गया। तो ये बिडाल टेस्ट जो है यह टाइफाइड के लिए होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। टाइफाइड को ही मियादी बुखार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइकेन निम्नलिखित में से किस जीव के बीच सहजीवी संबंध है। कवक और बैक्टीरिया, कवक और शैवाल, कवक और काई या फिर कवक और फन। तो यहाँ पे लाइकेन जो है यह कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी संबंध है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध हैं, यानी पारस्परिक रूप से उपयोगी संघ हैं। शैवालीय घटक को फाइकोबायंट और कवक घटक को माइकोबायंट के रूप में जाना जाता है, जो क्रमशः स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, माइटोकॉन्ड्रिया लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। दूसरा है, सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लगभग सभी बहुकोशिकीय जीवों में केवल माता से ही विरासत में मिलता है। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़कर शरीर की हर कोशिका में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वयं का डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि जिसे डीएनए कहते हैं। सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया एवं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लगभग सभी बहुकोशिकीय जीवों में केवल माता से विरासत में मिलता है। तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ है, पहला है, लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। दूसरा है, प्लीहा मुख्य अंग है जहाँ क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। लाल रक्त कोशिकाएं या इन्हीं को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। इनमें लाल रंग का लौह युक्त जटिल प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, यानी कि जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इनका जो रंग लाल होता है उसका कारण है हीमोग्लोबिन। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रत्येक 100 मिलीलीटर रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है।
तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मानव श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है? ट्रैकिया, एल्वियोली, फेरिंग्स या फिर ब्रोंकियोल्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्वियोली। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। एल्वियोली श्वसन वृक्ष के अंत में स्थित सूक्ष्म गुब्बारे के आकार की संरचना है। ये जो है फेफड़े की संरचना है। वे सांस लेने के दौरान प्रसारित होते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं एवं सांस छोड़ने के दौरान संकुचित होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों जीव विज्ञान की शाखाओं में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटमोलॉजी कीटों का अध्ययन, जेरेंटोलॉजी स्वप्न का अध्ययन, फाइकोलॉजी एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, एंटमोलॉजी कीटों का अध्ययन, जेरेंटोलॉजी स्वप्न का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जेरेंटोलॉजी जो है यह स्वप्न का अध्ययन नहीं है। जेरेंटोलॉजी जो होता है यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनुष्य के वृद्धावस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ पे है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है शिमला हिमाचल प्रदेश में है, ए का हो जाएगा चौथा। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो ये हो जाएगा कटक उड़ीसा में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है यह कटक उड़ीसा में है। साथ ही केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो है यह नई दिल्ली में है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, यानी कि कूट जो बनेगा यह हो जाएगा 4 2 3 1। ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संतृप्त वसा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संतृप्त वसा सामान्यतः कमरे के तापमान पर तरल होती है। संतृप्त वसा बिना नुकसान पहुंचाए वसा को सहन करने की स्वाभाविक क्षमता उन्हें खाना पकाने के लिए आदर्श बनाती है। ऑप्शन सी है कि संतृप्त वसा के सामान्य उदाहरण मक्खन, वनस्पति तेल एवं नारियल तेल हैं। अब यहाँ पे कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे जो ये दिया हुआ है कि संतृप्त वसा कमरे के तापमान पर तरल होती है, गलत है। संतृप्त वसा कमरे के तापमान पर जो है जमी अवस्था में होती है, ये तरल नहीं होती, ठोस होती है। असंतृप्त वसा जो होती है यह सामान्यतः कमरे के तापमान पर तरल होती है। और यहाँ पे ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है कि संतृप्त वसा के सामान्य उदाहरण मक्खन, वनस्पति तेल एवं नारियल तेल हैं, तो गलत है। संतृप्त वसा के जो उदाहरण हैं यह हो जाएगा आपका घी, डालडा, ये सब चीज़ें जो कि जमी अवस्था में रहती हैं। तो ये जो यहाँ पे मक्खन, वनस्पति तेल और नारियल का तेल दिया हुआ है ये असंतृप्त वसा के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ए एवं सी सही नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है। फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज जो है यह सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा है। फ्रुक्टोज जो है या फल से प्राप्त होने वाली शर्करा को कहते हैं फ्रुक्टोज। सुक्रोज जो है फ्रुक्टोज जो हो जाएगी यह सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा है। और सुक्रोज जो है यह सामान्य टेबल शर्करा है। और लैक्टोज तो दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाली शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। माल्टोज जो है या जौ के दानों में आमतौर पर पाई जाने वाली शर्करा है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 4 1 3। तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोगमा सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक सूचना के प्रवाह का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन जो ये क्रम है ये जो है सेंट्रल डोगमा सिद्धांत में आनुवंशिक सूचना के प्रवाह का सही प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सेंट्रल डोगमा का मूल सिद्धांत फ्रांसिस क्रिक द्वारा वर्ष 1958 में विकसित किया गया था। आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा का सिद्धांत है जो बताता है कि आनुवंशिक जानकारी केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। आनुवंशिक जानकारी केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। डीएनए से आरएनए, प्रोटीन तक
या आरएनए से सीधे प्रोटीन तक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पित्ताशय की पथरी का कोलेलिथियासिस, पित्ताशय में बनने वाले पथरी हैं जो निम्न में से किस पदार्थ से बने होते हैं? कोलेस्ट्रॉल, पित्त, बिलिरुबिन या फिर उपयुक्त सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से बने रहते हैं, जो कि पित्ताशय की पथरी होती है। या तो इसको पित्ताशय की पथरी कहते हैं, या तो इसको मेडिकल की लैंग्वेज में कोलेलिथियासिस कहते हैं। कोलेलिथियासिस कहते हैं किसकी पथरी को? तो पित्ताशय की पथरी को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पित्ताशय की पथरी जो है कोलेस्ट्रॉल, पित्त और बिलिरुबिन से बनती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वृक्क में रक्त को छानने के लिए जिम्मेदार है? नेफ्रॉन, मूत्रनलिका, मूत्राशय या फिर मूत्रमार्ग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा नेफ्रॉन। वृक्क की जो सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है वह हो जाती है नेफ्रॉन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला प्रजनन प्रणाली का कौन सा भाग निषेचन के स्थान के लिए जिम्मेदार है? कौन सा भाग यहाँ पे निषेचन के स्थान के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन क्या है? तो ऑप्शन है गर्भाशय, अंडाशय, फॉलोपियन ट्यूब या फिर गर्भाशय ग्रीवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉलोपियन ट्यूब, जिसको अंडवाहिनी नलिका भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नी कैप को और भी क्या कहा जाता है? पटेला, टिबिया, फिबुला या फिर फीमर। नी कैप को क्या कहा जाता है? तो नी कैप को कहा जाता है पटेला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पटेला मानव शरीर में सबसे बड़ी सीसमाइडी अस्थि है जो क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मांसपेशी के कंडरा में घुटने के जोड़ के पीछे स्थित होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है ऑप्शन ए है, मानव कपाल में अस्थियों की कुल संख्या 29 होती है। ऑप्शन बी है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि मध्य कान में स्थित स्टेप्स अस्थि है। ऑप्शन सी है, अस्थियां जोड़ों पर टेंडन द्वारा एक साथ जुड़ी रहती हैं। ऑप्शन डी है, सबसे बड़ी और लंबी अस्थि फीमर यानी कि जांघ की अस्थि है। अब कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अस्थियां जोड़ों पर टेंडन द्वारा एक साथ जुड़ी होती हैं। यह गलत है। यहाँ पे अस्थियां जो है जोड़ों पर लिगामेंट द्वारा एक साथ जुड़ी होती हैं जो मजबूत रेशेदार संयोजी ऊतक होते हैं। यानी कि जो ये लिगामेंट्स होते हैं यह मजबूत जो है संयोजी ऊतक होते हैं। अस्थियां जो है जोड़ों पर टेंडन से नहीं लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्न्याशय में निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है? तो अग्न्याशय में बीटा कोशिकाओं द्वारा जो है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अग्न्याशय इंसुलिन को स्रावित करता है, जिसे यकृत में भेजा जाता है, जहां यह भंडारण के लिए अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। यह एक प्रोटीन युक्त हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज और अमीनो एसिड की मात्रा अधिक होने पर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा प्रो इंसुलिन के रूप में स्रावित होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन यह बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय के संकुचन या स्तन ग्रंथियों से दूध के निष्कासन को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के किसी चरण में पृष्ठरज्जु की उपस्थिति किस संघ की विशेषता है? मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा या फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्डेटा। यानी कि विकास के किसी चरण में पृष्ठरज्जु की जो उपस्थिति है वह किस संघ की विशेषता है? तो यह कार्डेटा संघ की विशेषता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन का निम्नलिखित में से कौन सा अपरूप विद्युत का अच्छा सुचालक है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट जो है यह कार्बन का एक अपरूप है जो कि विद्युत का अच्छा सुचालक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल के साथ प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है इसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने भी कभी न कभी अपने घर पे जो फल होते हैं यानी कि आम का फल या फिर केला हो गया, तो इनको पकाने के लिए मैक्सिमम कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है। कपड़े में बांध के उसको रख दिया जाता है और ये जब थोड़ा सा भी एटमॉस्फेयर में आती है, थोड़ा सा भी नमी से
रिएक्शन करती है तो यह कौन सी गैस निकालती है, तो एसिटिलीन गैस को रिलीज करती है, जिससे फल जो है वह पक जाते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आंखों को धोने के लिए उपयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, बोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर फास्फोरिक अम्ल। तो यहाँ पे आंखों को धोने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग होता है? तो बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बोरिक अम्ल एक गंधहीन सफेद ठोस पदार्थ है जिसका उपयोग जो है आंखों को धोने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस प्रकार के नैनो मटेरियल की खोज एवं संश्लेषण के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था क्वांटम डॉट्स के लिए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है, निलंबन के कण नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। दूसरा ऑप्शन है, या कणों के बड़े आकार के कारण टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तीसरा कथन है, यदि निलंबन को अप्रभावित रखा जाए तो इसमें उपस्थित कण तल में स्थिर नहीं होते हैं। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, किसके संबंध में? तो निलंबन के संबंध में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला और यानी कि ऑप्शन ए और सी यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था और भारत जो है लाफिंग गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत नाइट्रस ऑक्साइड के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है। इसको याद रखिएगा, दूसरे नंबर पर भारत है नाइट्रस ऑक्साइड के उत्पादन में। और लाफिंग गैस इसको कहा जाता है, जो जैसे ऑपरेशन वगैरह होता है तो इसी का प्रयोग किया जाता है, इसी को देते हैं शून्य करने के लिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रोमीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पहला है, यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है जो कमरे के तापमान पर एक तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। दूसरा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन जल विघटित हो जाता है तथा ऑक्सीजन मुक्त होती है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है, विकल्प यहाँ पे कूट दिए हैं, इसके प्रयोग से इसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ब्रोमीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रोमीन की खोज जो है 1826 में एंटोनी जेरोम बलार्ड ने की थी। यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है। ये इसका रंग जो है भूरा लाल होता है एवं इसमें ब्लीच जैसी गंध होती है। यह जल में घुलनशील होता है। इसकी गंध तीक्ष्ण होती है। यह त्वचा, आँखों और श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुँचाती है। यह एक अच्छा ऑक्सीकरण कारक है। सूर्य के प्रकाश में ब्रोमीन जल में विघटित हो जाता है जिससे ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दोनों कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? हीरे की चमक, शीत क्षेत्र में जहाज हवा में उल्टे लटके हुए प्रतीत होते हैं, रेगिस्तान में मृगतृष्णा, उपयुक्त सभी। कौन सा इसमें से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है, यह पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कुल आंतरिक परावर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें किसी माध्यम से गमन करने वाली प्रकाश किरण किसी कम सघन माध्यम जैसे वायु या निर्वात की सीमा के संपर्क में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो वह घटना होती है जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस मामले में प्रकाश किरण सीमा पार करने के स्थान पर सघन माध्यम में पुनः परावर्तित होती है। कई ऑप्टिकल सिस्टम जैसे कि प्रिज्म, फाइबर ऑप्टिक्स और अन्य तकनीकों का एक प्रमुख घटक पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, जो एक मूल ऑप्टिकल सिद्धांत है। तो यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। तो फाइबर ऑप्टिक केबल में प्रकाश संचरित करना, प्रिज्म में प्रकाश को पुनः निर्देशित करना, माइक्रोस्कोप या दूरबीन के अंदर प्रकाश का परावर्तन, पेरिस्कोप या दूरबीन में प्रकाश का परावर्तन, चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन, मृगतृष्णा या ऑप्टिकल भ्रम जैसे सड़क पर जल का गिरना या रेगिस्तान में नखलिस्तान, चमकदार हीरे, ऑप्टिकल फाइबर संचार, जल के नीचे इमेजिंग, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग, जहाज शीत क्षेत्र में वायु में उल्टे लटके हुए दिखाई देते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कौन सा यहाँ पे उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो हैं या सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक सीधे परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को ईंधन देने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम
235 का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यूरेनियम एक धातु है जो विश्व भर की चट्टानों में पाई जा सकती है। यूरेनियम में कई प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक होते हैं जो द्रव्यमान एवं भौतिक गुणों में भिन्न लेकिन समान रासायनिक गुणों वाले तत्व के रूप में होते हैं। यूरेनियम को दो मूल समस्थानिक यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 में यूरेनियम के दो मूल समस्थानिक जो हैं यह यूरेनियम 238 है और यूरेनियम 235। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण को घोस्ट पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? घोस्ट पार्टिकल के नाम से किसे जाना जाता है? न्यूट्रॉन, बोसान, म्यूऑन या फिर न्यूट्रिनो? तो न्यूट्रिनो को घोस्ट पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थिर संतुलन बनाए रखने के लिए साबुन के बुलबुले के बाहर की तुलना में अंदर का दबाव कितना होना चाहिए? अधिक, कम, बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक होना चाहिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बुलबुले को स्थिर रखने और फूटने से बचाने के लिए उसका आंतरिक दाब बाह्य दाब से अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूर्य की सबसे बाह्य परत है? प्रकाश मंडल, कोरोना, वर्णमंडल, संवहन क्षेत्र? तो सूर्य की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो कोरोना जो है यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सूर्य की आंतरिक परत कोरोड, विकिरण क्षेत्र एवं संवहन क्षेत्र है। बाह्य परतें फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, संक्रमण क्षेत्र और कोरोना है। तो सबसे बाहरी जो है कोरोना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? किस ग्रह के उपग्रह की संख्या जो है सबसे अधिक है? बृहस्पति, शनि, मंगल, यूरेनस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शनि। वर्तमान में जो शनि के टोटल उपग्रह हैं यह है 146, जबकि बृहस्पति के 95 ही हैं, मंगल के 2 हैं और यूरेनस के जो हैं वह टोटल 28 हैं। तो सबसे ज़्यादा शनि के हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से सिंथेटिक गैस में मौजूद होती है? हाइड्रोजन और इथेन, मीथेन और ब्यूटेन, एथेनॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन? कौन सा इसमें सिंथेटिक गैस में मौजूद होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जो है यह सिंथेटिक गैस में उपस्थित होती है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है यह सौर ऊर्जा उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है भारत का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेटरों द्वारा गेंद पकड़ने के बाद अपना हाथ पीछे की ओर घुमाना किसका उदाहरण है? सरल आवर्त गति का, न्यूटन का गति का तृतीय नियम, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम या फिर जड़त्व का नियम? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम के कारण कोई भी खिलाड़ी जब गेंद पकड़ते हैं तो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहता है कि किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है एवं बल की दिशा में होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल में अस्थायी कठोरता किससे दूर किया जा सकता है? बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर वॉशिंग सोडा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉशिंग सोडा से जो है, वॉशिंग सोडा इसका रासायनिक जो नाम होता है सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा को ही सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट से जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है। रेयान तो लकड़ी की लुगदी से तैयार किया जाता है। ए का हो जाएगा पहला। पॉलिएस्टर, तो पॉलिएस्टर जो है यह एक सिंथेटिक फाइबर है। कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यह फाइबर इस फाइबर में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं। इसे धोना आसान है और यह अपने कड़कपन बरकरार रखता है, इसलिए यह ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा दूसरा। और नायलॉन, तो नायलॉन जो है यह पैरासूट और क्लाइंब रस्सी स्टॉकिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सी का तीसरा हो जाएगा टेफ्लॉन, तो नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्वारेजिया का उपयोग समानता निम्नलिखित में से किसको घोलने के लिए किया जाता है? चांदी और सीसा, एल्यूमिनियम और तांबा, लोहा और जस्ता,
सोना और प्लेटिनम किसको घोलने के लिए किया जाता है? एक्वा रेजिया का प्रयोग। तो एक्वा रेजिया का प्रयोग जो है या सोना और प्लेटिनम को घोलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 1 भाग एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 भाग का मिश्रण होता है। तो इसको याद रखिएगा, एक्वा रेजिया कैसे बनता है। तो इसमें 1 भाग जो होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है और बाकी 3 भाग जो होता है वह क्या होता है? तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता है। 2 अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे जो है एक्वा रेजिया बनाया जाता है, जिसमें सोना और जो प्लेटिनम होता है ये घुल जाते हैं। तो कभी भी जब साफ़ करवाने सोने को ले जाते हैं तो कुछ लोग जो चीटर लोग होते हैं वो इसी से जो है सोने को धुलते हैं, यानी कि जो जेवरात धुलते हैं तो कुछ मात्रा में सोना जो है उसमें घुल जाता है और बाद में वो उसको निकाल लेते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सोना और प्लेटिनम का घोलने के लिए एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः हीटिंग उपकरण में हीटिंग तत्व के रूप में किया जाता है? टंगस्टन तार, नाइक्रोम तार, लोहे के तार या फिर एल्यूमिनियम तार? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइक्रोम तार। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निकल और क्रोमियम नाइक्रोम तार के मुख्य घटक हैं, जिन्हें निकल निक्रोम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शिमला को दिल्ली से जोड़ने के लिए वर्ष 2017 में पहली RCS उड़ान फ्लाइट का उद्घाटन किया गया। दूसरा कथन है, RCS का उद्देश्य भारत के दूर दराज और क्षेत्रीय क्षेत्रों में हवाई संपर्क में सुधार करना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 18वीं लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तर प्रदेश में 82 लोकसभा सीटें हैं। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए गए हैं। यहाँ पे कौन सा सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को निर्धारित किया गया था। उसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान करवाया गया। तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक यानी कि 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, 82 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे 80 लोकसभा सीटें हैं। तो इसका दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रधानमंत्री पद संभाला और साथ ही उत्तर प्रदेश से संसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया? तो ये कार्य किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और किसने? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। यहाँ पे सबने किया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त चारों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से घटक भारतीय शहरों में प्रदूषण का स्रोत है? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है यह भारतीय शहरों में प्रदूषण है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे कि ओजोन कैसे? तो ओजोन देखिए, ओजोन जो है जो समताप मंडल में पाई जाती है वही ओजोन बेनिफिट देती है। बाकी जो ओजोन यहाँ क्षोभ मंडल पे पाई जाती है वो हानिकारक होती है, यानी कि वो एक प्रदूषक के रूप में काम करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओजोन भी एक प्रदूषक है, कब? जब वो क्षोभ मंडल में पाई जाए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा 2 राज्य शीर्ष पर हैं? तो यहाँ पे जो 2 राज्य शीर्ष पर हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश एवं गुजरात। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, इसकी स्थापना 1916 में हुई। दूसरा है, पंडित मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट BHU के संस्थापक सदस्य थे। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना 1916 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में की गई थी। इसकी स्थापना भारत की गरीबी और यूरोपीय लोगों की तुलना में भारतीयों की कम आय को दूर करने के उद्देश्य से की गई थी, जिसमें धर्म और संस्कृति के साथ साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना महान राष्ट्रवादी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में एनी बेसेंट के सहयोग से की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल की सतह पर सुई तैरना किसके कारण होता है? श्यानता,
केशिका क्रिया, पृष्ठ तनाव या फिर उत्प्लावकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव एक ऐसा गुण है जिसके कारण किसी द्रव का मुक्त पृष्ठ न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए संकुचित होने की प्रवृत्ति रखता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ है पहला है, यह भारत की 45वीं टाइगर रिजर्व परियोजना है। दूसरा है, यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी तथा बहराइच जिलों में तराई क्षेत्र का भाग है। अब यहाँ नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पथ विक्रेता यानी कि जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनिमय अधिनियम पारित किया गया कब। 2014 में, 2015 में, 2016 या फिर 2017 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पथ विक्रेता अधिनियम जो है यह 2014 में पारित किया गया। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डेंगू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ है पहला है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। दूसरा कथन है, डेंगू वायरस एडिज एजिप्टी मादा मच्छर द्वारा फैलता है। यहाँ पे कोड का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहला यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। सॉरी, पहला यहाँ पे गलत है, दूसरा यहाँ पे सही है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। क्योंकि जो यहाँ पे दिया हुआ है कि 24 मई को हर वर्ष डेंगू दिवस, तो गलत है। 24 मई को नहीं, 16 मई को मनाया जाता है डेंगू दिवस, 16 मई। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब में निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है भरा होता है। निष्क्रिय नाइट्रोजन एवं आर्गन, सक्रिय नाइट्रोजन एवं आर्गन, निष्क्रिय रेडान एवं फ्रियान, सक्रिय फ्रियान एवं रेडान। कौन सा गैस यहाँ पे भरा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निष्क्रिय नाइट्रोजन एवं आर्गन भरा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो किसी चालक में ऊष्मा का उत्पन्न होना विद्युत धारा का अपरिहार्य परिणाम है। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, जैसे विद्युत बल्ब में। यहाँ फिलामेंट को उत्पन्न ऊष्मा को यथासंभव अधिकाधिक मात्रा में बनाए रखना चाहिए ताकि वह अत्यधिक रूप से गर्म हो जाए और प्रकाश उत्सर्जित करे। इसे उच्च तापमान पर पिघलना नहीं चाहिए। फिलामेंट के जीवन को बढ़ाने के लिए बल्ब आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय नाइट्रोजन एवं आर्गन गैसों से भरे होते हैं। फिलामेंट द्वारा उपभोग की जाने वाली अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा विकिरणित प्रकाश के रूप में होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय नाइट्रोजन एवं आर्गन जो है यह विद्युत बल्ब में भरा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर। तो ये रहे 150 प्रश्न हमने सॉल्व किए। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।